वेलकम टू बेटर व्यू। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो या इजीली पास होना चाहते हो तो उन्हें पढ़ना जरूरी है। प्लस मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है और एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो सिलेबस मैंने यहाँ दिया हुआ है। अपन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एलएक्यू क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली हाई रिवॉर्ड क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं, हर बार ये रिपीट होते हैं। यूजुअली ओटी टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है एसएक्यूज, वो बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं हर ईयर से, और कई बार अनकन्वेंशनल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन एलएक्यू जो है वो मोस्टली कन्वेंशनल, जो घिसे पीटे हमेशा से आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन देते हैं। प्लस इसके अंदर डिस्क्राइब करने का काफी ज्यादा स्कोप है, तो ऐसा नहीं है कि अरे ये पॉइंट मिस हो गया या तुम्हें ये चीज लिखनी थी। हर चीज क्लियरली मेंशन्ड होती है ना। जैसे अगर पहला भी क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, तो इसमें क्या लिखना है एग्जैक्टली पूरा पूरा दिया हुआ है कि फीड स्टफ क्या क्लासिफिकेशन लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एलपीएम के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ रहता है। फीड स्टफ में क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों अपने बेसिक है। इसके अंदर हम जो कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट है उसमें भी फाइबर वाला कंपोनेंट है, उसके बेसिस पे और प्रोटीन के बेसिस पे, जिसको क्रूड प्रोटीन कह रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक क्लासिफिकेशन में आता है रफेज, दूसरा आता है कंसंट्रेट। देन रफेज कंसंट्रेट को कैसे अपन ने क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर कितना है, अगर ये 18 से ज्यादा है तो रफेज, कम है तो कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेट, सॉरी। फिर रफेज को अपन प्रोटीन के बेसिस पे अगेन 3 पार्ट में करते हैं, मेंटेनेंस, नॉन मेंटेनेंस और प्रोडक्शन टाइप। प्रोडक्शन टाइप मतलब अबव 5%, इसमें 3 to 5% और इसके अंदर बिलो 3%। ये क्या है, क्रूड प्रोटीन। ठीक है, कंसंट्रेट के अंदर भी क्रूड प्रोटीन अगर हम 18 मान लो, वैसे 20 18 रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है अलग अलग टेक्स्ट में। मैं यूजुअली दोनों जगह 18 याद करता हूँ, सीएफ और सीपी दोनों में। तो कंसंट्रेट के अंदर सीपी अगर 18 से ज्यादा है तो एनर्जी, सॉरी प्रोटीन रिच, अगर 18 से कम है तो एनर्जी रिच। ठीक है, इसके अलावा रफेज को हम लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, ड्राई और सक्यूलेंट इस बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। बट यूजुअली जो ये वाला क्लासिफिकेशन है सीएफ और सीपी के बेसिस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेटली लिखना ही होता है। ठीक है, ये ओटी में भी कई बार पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट से ज्यादा है, कम होना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ। फिर अपन आ जाते हैं प्रोसेसिंग ऑफ फीड। अब ये एक ना बड़ा सा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। एक तो इन जनरल प्रोसेसिंग ऑफ फीड है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पे पहले से। इसके अलावा कई बार क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन पूछ लेते हैं। तो ग्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो जनरल चीजें हैं, जो जनरल प्रोसेसिंग ऑफ फीड में दी है उसमें से रफेज वाली माइनस कर दो। जैसे अगर चॉपिंग कही है तो ग्रेन की चॉपिंग तो हो नहीं सकती है ना, तो वो वाली चीजें हट जाएंगी। सेम अगर प्रोसेसिंग ऑफ रफेज करते हैं तो इसके अंदर अपन फॉडर क्रॉप्स और उनकी बातें कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जो ग्रेन के लिए यूज होती है, जैसे ग्राइंडिंग है, तो ग्राइंडिंग अपन रफेज में तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को माइनस कर दो। सबसे डिफरेंट जो प्रोसेसिंग ऑफ फीड में आता है वो है इंप्रूवमेंट ऑफ लो क्वालिटी रफेज। ठीक है, तो अगर वीडियो आप देखोगे तो मैंने उसमें डिस्कस किया कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स होती हैं प्रोसेसिंग ऑफ फीड की। मैंने फिजिकल डिस्कस करी है वीडियो में। यहाँ पे क्या है, अपने को फिजिकल बतानी है, केमिकल बतानी है, बायोलॉजिकल बतानी है। फिजिकल तो जनरल ही है, ग्राइंडिंग, चॉपिंग, ऑल दैट, सोकिंग हो गया। बट जब हम केमिकल में आएंगे तो उसमें यूरिया ट्रीटमेंट है, या बायोलॉजिकल के अंदर आएंगे तो उसके अंदर भी 2 प्रोसेसेस आती हैं, तो उनको अपने को ध्यान रखना है। एसिड अल्कली ट्रीटमेंट भी अपना इसके अंदर केमिकल मेथड के अंदर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और इसके अंदर ध्यान रखना, फिजिकल डिस्कस करनी है, केमिकल डिस्कस करनी है और बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस करनी है। फिजिकल तो जनरल ही है, तो छोटा छोटा मेंशन कर देना है, एक्सट्रूजन क्या है, बेलिंग क्या है, ये सब। बाकी जो केमिकल है और बायोलॉजिकल है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, उसमें यूरिया ट्रीटमेंट है, एसिड ट्रीटमेंट है, अल्कली ट्रीटमेंट है। देन प्रिपरेशन ऑफ हे एंड साइलेज, अगेन ये एलपीएम वाला ही सेम क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ हे एंड साइलेज। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो अपने को सबसे पहले लिखनी रहेगी, हे आए कि साइलेज आए। ठीक है, उसके बाद कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिनको अपन यूज कर सकते हैं हे या साइलेज में। जैसे अगर सॉलिड स्टेम की है तो उसका हम क्या बना रहे हैं, साइलेज बना रहे हैं। अगर हॉलो स्टेम वाली है तो हे यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन क्रॉप्स के नाम,
प्लस उनकी स्टेजेस। अब वैसे तो हर क्रॉप की इंडिविजुअल स्टेज है कि कौन सी स्टेज पे हे बनेगी या साइलेज बनेगा, लेकिन आप इन जनरल भी याद कर सकते हो हे और साइलेज के लिए, जैसे प्री ब्लूम स्टेज है या 25% ब्लूम स्टेज है, तो ऐसा एक जनरल याद कर सकते हो हे और साइलेज के ऊपर। उसके बाद अपने को आना है कि हे और साइलेज की मेथड क्या है बनाने की। ठीक है, मेथड के अंदर अपने को स्टेप बाय स्टेप रखना है हार्वेस्टिंग से लेके। ठीक है, कौन सी स्टेप पे हार्वेस्ट किया अपन ने, या बोल सकते हैं कि जो फॉडर क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, तो कौन सी स्टेज है ऐसी जिसपे अपन ने उसको हार्वेस्ट किया है। देन हार्वेस्ट करने के बाद उसको हम चॉप कर रहे हैं, तो कितना चॉप किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन जैसे साइलेज की बात करें तो साइलो बना रहे हैं, तो पहले साइलो लिखना है कि साइलो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, साइलो के बारे में बात करी। उसके बाद उसमें एनसाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो एनसाइलिंग कैसे करेंगे, एयर नहीं निकलनी चाहिए, एयर जो है वो अंदर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अपन पूरी रिमूव कर देते हैं एयर, अच्छे से पैकिंग होनी चाहिए। प्लस उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे यूरिया ऐड करते हैं, मोलासिस ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, कब करते हैं, ये चीजें अपने को लिखनी है। उसके बाद साइलेज कितने दिन में प्रिपेयर हो जाता है, टाइम फॉर प्रिपरेशन और हे और साइलेज का क्या है ये पता होना चाहिए। फाइनली प्रोज एंड कॉन्स, साइलेज के क्या बेनिफिट है। ठीक है, उसके अलावा साइलेज के क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करने। सेम हे के लिए है, स्टेज ऑफ क्रॉप बतानी है, कितना टाइम उसको लगेगा वो बताना है। फिर हे के अंदर जो है वो क्रॉप्स को अपन ड्राई करते हैं, तो सन ड्राइंग होती है, फिर आर्टिफिशियली फैन के अंदर ड्राइंग होती है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्योरिंग है वो अपने को डिस्कस करना है हे के केस में, कि हे के अंदर कितने टाइप की क्योरिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सेम ही है, प्रोज कॉन्स और स्टेप्स की चॉप करना है, कितना करना है, वो सब चीजें। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड एडिटिव्स, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है फीड एडिटिव्स का। इसमें क्लासिफिकेशन भी लिखना है और उसका एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जैसे अपन डाइजेशन मॉडिफायर्स आते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए कुछ एडिटिव्स होते हैं, कुछ एडिटिव्स फीड की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, जैसे बाइंडर्स हो गए, वो हम यूज करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, ये भी मैंने डिस्कस करा हुआ है। इसके दो टाइप से क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो प्रोटीन के ऊपर अफेक्ट करने वाले, मिनरल्स के ऊपर अफेक्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट पे अफेक्ट करने वाले, विटामिन पे अफेक्ट करने वाले, ये वाला जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल्स और जो एग्जाम्पल है वो किससे निकल रहे हैं, प्लस इसमें एक चीज आती है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। ये थोड़ा सा कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल प्रिपेयर कर लेना है, ये प्रोसेसिंग ऑफ फीड से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे वहां पे भी हम बॉइलिंग कर रहे हैं, स्टीम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो चीज आएगी। बस ये है कि यहाँ पे हमको ये लिखना है कि अगर हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो उससे कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे सोकिंग करने से टैनिन्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, या जो एंजाइमेटिक वाले एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, एंजाइम है जो बेसिकली वो हीटिंग से उनका डीनेचुरेशन हो जाएगा तो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है वो आ जाती है। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, इसको अलग से ऐसा तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब प्रोसेसिंग और फीड करेंगे तभी एक दो पॉइंट देख लिए तो रिमूवल ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हो जाता है। बहुत कॉमनली पूछा नहीं जाता, बट कभी कभार क्या होता है इसके अंदर शॉर्ट नोट के ऊपर बना दिया या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के साथ में ही पूछ लिया, तो ऐसा नहीं हो कि अपने को बिल्कुल आता ही नहीं कि उसमें लिखते क्या है। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, जनरल फंक्शंस ऑफ मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ, और कोई भी मिनरल का नाम दे देंगे। इसके अंदर भी क्या है, ये क्वेश्चन मैंने एक जनरलाइज टाइप से लिख दिया है। यूजुअली क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल तो काफी कम पूछते हैं, ये डिफरेंसेस के अंदर आ सकता है या ओटी के अंदर या एलिस्ट करने को आ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, कि मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं, माइक्रो मिनरल्स कौन से हैं। मैक्रो मिनरल की डेफिनेशन क्या है, मतलब उसको मैक्रो क्यों कह रहे हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट है डेली, तो वो डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है वो ध्यान रखनी है कि मैक्रो के लिए क्या है, माइक्रो के लिए क्या है, कौन से मिनरल्स मैक्रो मिनरल में आते हैं, कौन से माइक्रो में आते हैं। देन जनरल फंक्शन ऑफ द मिनरल, ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है अगेन, कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बॉडी को बनाने वाला फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन है। इसमें मेन चीज क्या होती है कि कुछ जगहों पर स्पेसिफिक ओटी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्रोमियम के लिए पूछ सकते हैं कि इंसुलिन के फंक्शनिंग में कौन सा मिनरल है, या ऐसा पूछें कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है या एसोसिएटेड है उससे, तो उसमें क्रोमियम आ जाता है। तो इस टाइप की कुछ कुछ जनरल चीजें हैं, या जैसे अपन ने कहा कि जिंक कौन से विटामिन से रिलेटेड है या किस मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, कैल्शियम किससे रिलेटेड है, विटामिन डी किससे है, तो वो थोड़ा सा मिनरल और विटामिन के बीच की जो इंटर रिलेशनशिप है ये भी काफी पूछते हैं, स्पेशली शॉर्ट में पूछते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ ही मिनरल का सब लिख दिया है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल, ये भी मोस्टली क्या होता है कि एक मिनरल का नाम दे दिया, उस मिनरल का फंक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्शियम का ही पूछते हैं।
ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा भी है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, फंक्शंस ऑफ कैल्शियम, साइंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क फीवर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि अगर अपन ने नहीं पढ़ा तो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन है, ये यूजुअली अपन फिजियो में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने को ये जो हॉर्मोन्स है कैल्शियम के लिए, कैल्सिटोनिन हो गया, विटामिन डी का इसके अंदर रोल आ गया, कैल्सिट्रियोल का रोल है। ये वाली चीजें अपने को लिखनी है कि कौन से 3 हार्मोन इस पे एक्ट करेंगे, कौन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कौन कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। देन फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम क्या क्या है, जो अपनी नर्व की सिग्नलिंग है उसमें भी काम कर रहा है, मसल कंट्रैक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, हार्ट के फंक्शनिंग में ऑफकोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी इसका थोड़ा बहुत फंक्शन है, बोन्स के अंदर फंक्शन है। तो ये वाले जनरल फंक्शंस जो है कैल्शियम के वो पता करने। देन मिल्क फीवर क्या है ये पता करना है। डेफिशिएंसी डिसीजेस के अंदर आता है। डेफिशिएंसी डिसीजेस यूजुअली शॉर्ट में पूछते हैं, बट मिल्क फीवर ऐसा है कि ये कैल्शियम के साथ अलग से एलएक्यू के अंदर एज अ पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, इसकी पैथोजेनेसिस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल छोटा छोटा कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वो पार्ट्स में आएगा, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी लिखनी रहेगी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द फीडिंग स्टैंडर्ड एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स, इसके अंदर टीडीएन तो बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये जो है ये भी अनकॉमन क्वेश्चन है थोड़ा सा। फीडिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं पूछते, ओटी में कई बार आता है। ठीक है, इसीलिए एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर सारे फीडिंग स्टैंडर्ड के नाम, उसमें क्या चीज कंसिडर करते हैं कि सबसे पहले जैसे उन्होंने क्या चीज लाई, तो प्रोटीन फाइबर ले लिया पर क्रूड क्रूड, फिर बाद में किसी ने बोला नहीं डाइजेस्टिबिलिटी इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन करा। फिर उसके बाद टीडीएन इंक्लूड करा। देन टीडीएन हटा करके फिर कुछ लोगों ने ईथर एक्सट्रैक्ट, फैट, वो सब चीजें करी। फिर कुछ लोगों ने और आगे जाकर के उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो वो सारी जो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है कि कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सी चीज को ले रहा है अपने उसके अंदर। प्लस इसके अंदर ओटी क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे इंडियन फीडिंग स्टैंडर्ड, एवरेज ऑफ विच फीडिंग स्टैंडर्ड, मॉरिसन मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड की जो वैल्यूज है उसका एवरेज लेके इंडियन फीडिंग स्टैंडर्ड बना दिया। तो उस टाइप से फीडिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं। एलएक्यू बहुत नहीं आता है। ठीक है, ओटी टाइप बनता है, कभी आ गया तो ध्यान रखना है। मैंने एक ही बार क्वेश्चन देखा और वो भी टीडीएन के ऊपर है। फिर प्रोज एंड कॉन्स वही है, ये भी टीडीएन के ध्यान रखो कि टीडीएन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे अपन प्रोज तो है कि डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्लूड कर रहा है, रूमिनेंट्स के काम का है। कॉन्स क्या है, अपन नॉन रूमिनेंट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जैसे अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन तो ठीक है, लेकिन रूमिनेंट में प्रोटीन इज प्रोटीन, उनको क्वालिटी से मतलब इतना नहीं है। नॉन रूमिनेंट के अंदर क्या है कि अमीनो एसिड की प्रोफाइल क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यही वाली चीजें प्रोज एंड कॉन्स में आएगी। देन फैक्टर अफेक्टिंग डाइजेस्टिबिलिटी, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। ये सब पेपर 1 के क्वेश्चन है, जो एमएसवी 2016 वाले सिलेबस के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं पेपर 1 में ये सब क्वेश्चन आने वाले। फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन, ये मैंने छोड़ दिया, ये एक्चुअल में मैंने एलएक्यू में लिख दिया है कि कभी आ सकता है, बट जनरली स्मॉल में ही आता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप, सॉरी, उसके अंदर ये पूछते हैं। और फंक्शन ऑफ द विटामिन है वो पर्टिकुलरली ओटी में आता है। अगर शॉर्ट में कुछ आता भी है डिटेल में लिखने को तो विटामिन ए का पोर्शन जो है वो आ जाता है, उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट जो है वो जरूरी है। देन पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी इन रूमिनेंट्स, ये अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। नेट एनर्जी क्या है, ग्रॉस एनर्जी क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छे से इसको देख लेना। आई थिंक मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो चेक कर लेना। देन मेथड ऑफ प्रोटीन इवेल्युएशन इन मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने कुछ कुछ डिस्कस करे हैं, जैसे पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी हो गया, प्रोटीन इवेल्युएशन हो गया, डाइजेस्टिबिलिटी हो गया, देन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, फीड एडिटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, इंप्रूवमेंट ऑफ लो क्वालिटी रफेज, ये सब बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए जो मैंने ब्लू वाले इससे मार्किंग करी है, ये हो गया फीड एडिटिव, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, अगर आपका गोल है कि मुझे पास होना है एग्जाम में तो ये तो प्रिपेयर करने ही है। ठीक है, हो सकता है कि समय इतना नहीं है, या आपने पहले पढ़ाई नहीं करी, एकदम एग्जाम टाइम अब आ गया है और अब लग रहा है कि कुछ नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इतने क्वेश्चन तो कर ही लो। अगर इतने क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स के लिए मिनरल विटामिन को देख लेना। ठीक है, एलएक्यू के हिसाब से छोड़ दिया तो चलेगा, पर मिनरल्स और विटामिन शॉर्ट और रोटी के हिसाब से देख लो। बाकी जो मैंने ब्लू से टिक करा है वो सब एलएक्यू के लिए प्रिपेयर कर लो अच्छे से, डेफिनेटली पास हो जाओगे, कोई फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर
ऐसा है कि थोड़े अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर जैसे मैंने कहा हे साइलेज हो गया, मिनरल पे LAQ बन गए, ये वाली फिर चीजें फीडिंग स्टैंडर्ड हो गई। फिर प्रोसेसिंग ऑफ फीड, ग्रेन, रफेज, थोड़ा डिटेल में ये सब चीजें तब कर सकते हो अगर और ज्यादा नंबर लाने, बट पास के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ये पेपर 1 के मैंने जो इंपॉर्टेंट LAQs हैं वो डिस्कस कर लिए। अब पेपर 2 पे आ जाते हैं जिसमें अपन अप्लाइड न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो फीडिंग ऑफ काफ, फीडिंग ऑफ हाई इल्डर काउ, ये कैटल से पूछने वाले क्वेश्चन है। यूजुअली अपने को कैटल की जब बारी आती है तो काफ है, हीफर है, बुल है, हाइल्डर काउ है, तो उसमें काफ और हाइल्डर काउ आती है। इसके अंदर हो सकता है कि कोई शॉर्ट भी इनके थ्रू ही बन जाए। ठीक है, जैसे जो काफ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि काफ का आंसर लिखना कैसे है। तो अगर मान लो काफ की फीडिंग अपन ने पूछी हुई है एग्जाम के अंदर अपने से, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, किसी का भी फीडिंग का क्वेश्चन आए, सबसे पहले जनरल कंसिडरेशंस लिखने हैं। जनरल कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे काफ है वो है रूमिनेंट, बट चूंकि उसका रेटिकुलम डेवलप नहीं हुआ है, कब डेवलप होगा फुली, 6 मंथ। ये थ्योरेटिकल है, वैसे तो उससे जल्दी भी हो जाता है, तो कैसे जल्दी करना है वो अपन आगे फीडिंग में लिखेंगे। बट फर्स्ट थिंग क्या है रूमिनेंट बट रेटिकुलम डेवलप नहीं है, इसीलिए फंक्शनली कैसा है, मोनोगैस्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या लिखना है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम की फीडिंग उसको जरूरी है, क्यों जरूरी है, कोलोस्ट्रम क्या है, वो वही लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ जनरल चीजें होती है, जैसे अगर रेटिकुलम रूबन का डेवलपमेंट जल्दी कराना है तो थोड़ी सी हे देंगे, थोड़ी सी कास्ट स्टार्टर देंगे। मिल्क रिप्लेसर ये इंपॉर्टेंट है। मिल्क रिप्लेसर क्या है, अगर उसकी याद रहती है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो मिल्क रिप्लेसर की रेसिपी याद कर लो। अगर पास होना है तो ठीक है, छोड़ सकते हो रेसिपी को, बट अच्छे नंबर लाने तो डेफिनेटली करना है। देन अपन आते हैं एक्चुअल फीडिंग पे। फीडिंग के अंदर जो चार्ट है ना, यूजुअली जब टीचर्स पढ़ाते तो उन्होंने कुछ चार्ट पढ़ाए होंगे कि ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितनी है काफ की, डिपेंडिंग अपॉन दी उसकी एज और उसका वेट, है ना। तो जो भी वो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, CP की रिक्वायरमेंट हो गई, TDN की रिक्वायरमेंट हो गई। नॉर्मली रूमिनेंट्स में अपने को CP, TDN, ड्राई मैटर, यही 3 चीजों को देखना है। इसके अलावा काफ के केस में उसका शेड्यूल पूछते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वीक के अंदर उसको कितना देना है कोलोस्ट्रम बॉडी का, जैसे 1/10 पोर्शन ऑफ द बॉडी वेट, 1/15 ऑफ द बॉडी वेट, 1/20 ऑफ द बॉडी वेट, ये 3 रहते हैं। तो कितने से कितने टाइम तक ये रहेंगे, है ना। जैसे 15 डे के बाद से अपना बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में हे, कास्ट स्टार्टर, ये सब चालू हो जाता है। तो वो सब फिर कितने समय बाद उसको 100 ग्राम करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर रफेज पे अपन उसको कब लेकर के आएंगे। ये वाली चीजें जो स्केड्यूल है एज वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीडिंग ऑफ काफ के अंदर। ठीक है, तो अपन ने कैसे चालू किया, जनरल कंसिडरेशन का। जनरल कंसिडरेशन में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल क्या कंसिडरेशन है, देन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम फीडिंग में कोलोस्ट्रम क्या है, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन मिल्क से बता सकते हो कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोलेस्ट्रॉल फीडिंग नहीं हो सकती तो हम आर्टिफिशियल मिल्क देंगे, तो कैसे दे सकते हैं। अगर याद है तो रेसिपी लिखना है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये मेंशन कर दो कि आर्टिफिशियल मिल्क देंगे। मिल्क रिप्लेसर देते हैं, कब देते हैं वो चीज लिखनी है। काफ स्टार्टर क्या चीज है ये मेंशन करना ही है। और इसके अंदर प्रोटीन और TDN की रिक्वायरमेंट काफ स्टार्टर में कितनी है ये लिखना जरूरी है, तभी कोई टीचर आपको नंबर देने वाला है फीडिंग ऑफ काफ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देन हाई इल्डर काउ। हाई इल्डर काउ में भी जनरल चीजें, जनरल कंसिडरेशन अपन सबसे पहले लिखेंगे। जनरल कंसिडरेशन क्या है हाई इल्डर काउ की, सबसे पहले तो जस्ट प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, है ना। दूसरी चीज एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहती है कैटल। तो क्या करेंगे, अपने को एनर्जी को भी संभालना है, अपने को मिनरल्स को भी संभालना है, तो एडिक्वेट मिनरल मिक्सचर देना है। प्लस अपन हाइल्डर काउ के केस में फेज फीडिंग करते हैं। ठीक है, तो कितने फेज में फीडिंग होगी, है ना, उसके अंदर ट्रांजिशन वाला पोर्शन है, ट्रांजिशन फेज है, चैलेंज फीडिंग है, इसको मेंशन करना है। चैलेंज फीडिंग क्या होती है, ट्रांजिशनल फीडिंग क्या होती है, कौन सी फेज है, फेज कितने से कितने समय की है ना, मतलब 40 डेज पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट पार्चुरेशन है, या कितने जो भी डेज वाइज है, प्री पार्चुरेशन, पोस्ट पार्चुरेशन, उस हिसाब से वो पांचों फेज लिखने हैं। ठीक है, उसके अंदर फेज वाइज फेज कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी वो, एंड इन जनरल कितनी लगती है वो वाली चीज। तो ये जो चैलेंज फीडिंग, ट्रांजिशनल फीडिंग,
फेज और फेज के डेज ये अपनी जनरल कंसिडरेशन में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो मिल्क फीवर वाले चांसेस हो सकते हैं एंड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का, ये सारी चीजें मिल्क के लिए रिक्वायरमेंट, ये सब जनरल कंसिडरेशन में आएगी। ठीक है, उसके अलावा अपन प्रॉपर फीडिंग पे आएंगे, तो प्रॉपर फीडिंग जब अपन लिखेंगे उसमें चार्ट बनाना है। अगेन ड्राई मैटर, सीपी, टीडीएन, वो सारी चीजें लिखनी है। उसके अलावा फेज वाइज अपने को बताना है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये वाली चीजें अपनी हाइल्डर काउ के केस में पूछने वाले हैं। इसके अलावा एक जनरल चीज है जो कि अपने को कंप्यूटेशन ऑफ राशन में सिखाई जाती है कि 1 kg मिल्क पे कितना अपने को कंसंट्रेट देना है। ये वाली चीज डेफिनेटली मेंशन करनी ही है। ठीक है, जनरली मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, मेंटेनेंस के लिए टीडीएन रिक्वायरमेंट कितनी है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए टीडीएन रिक्वायरमेंट कितनी है। ये 4 वैल्यूज कैटल और बफलो दोनों की बिल्कुल बढ़िया से रट लेनी है अगर पास होना है न्यूट्रिशन में तो। देन फीडिंग ऑफ रेस हॉर्स या मेयर, ये भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं पूछते, बट हॉर्स के केस में स्टैलियन है, फोल है, मेयर है, रेस हॉर्स है। 4 कैटेगरीज है, उसमें रेस हॉर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी हो तो रेस हॉर्स पढ़ लेना, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो रेस हॉर्स पढ़ लेना। बाकी अगर बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि कुछ छोड़ दूं, तो ये छोड़ सकते हो, है ना, एकदम पास फेल वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, अगर नंबर अच्छे चाहिए कि मुझे टॉप करना है या बिल्कुल हाई स्कोर करना है, 80% अबव नंबर चाहिए, तो डेफिनेटली हॉर्स को छोड़ना नहीं है। और जो पैटर्न है लिखने का वो सेम है जो मैंने कहा कि जनरल कंसिडरेशन हम पहले लिखते हैं, उसके बाद अपन प्रॉपर फीडिंग में आएंगे। एक चीज मैं बोलना रह गया कि फीडिंग के अंदर जब भी हम लिखते हैं तो वाटर को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, वाटर भी फीडिंग का पार्ट ही है। एड लिब लिख के आओ। ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि याद रखना है कि एक एनिमल कितना वाटर पीता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रह रहा है तो एड लिब तुम वाटर लिख दो। एक लाइन लिखने में कुछ भी नहीं जाता है, बट एटलीस्ट टीचर को दिखता है कि हाँ इसने वाटर को मेंशन तो भी किया है। ठीक है, देन फीडिंग ऑफ गोट। फीडिंग ऑफ गोट थोड़ा सा ही डिफरेंस है उसका, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट स्टिल कर लो, पर्टिकुलरली सेमी इंटेंसिव सिस्टम में। इसके अंदर ये लिख सकते हो कि फीडिंग ऑफ गोट में कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसको रियर करने के गोट के। देन जनरल कंसिडरेशन क्या है फीडिंग की, जैसे गोट जो है वो साइज में छोटी है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्टर है, इसलिए कैटल के अंदर हम कहते हैं ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट 2.5% ऑफ द बॉडी वेट। गोट के केस में वो 3% हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके अलावा जो गोट है वो लो क्वालिटी फॉडर को भी काफी इजीली खा लेती है ना। तो ये वाली जो चीज है वो थोड़ी सी मेंशन इसके अंदर एक्स्ट्रा करनी है गोट में, बाकी सब काफी सिमिलर है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसकी वैल्यूज जो है BIS की या NRC की वो याद ना रहे फीडिंग की, बट कोशिश कर लेना। मेरे वक्त जब क्वेश्चन आया था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं थी, बट मैंने थोड़ा इन जनरल टाइप से लिख दिया था, तो नंबर तो मिल गए थे। देन फीडिंग ऑफ शीप, इसमें पर्टिकुलरली वुल प्रोडक्शन के लिए होता है। अगेन शीप का बिल्कुल गोट जैसा ही है सब कुछ, बस इसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन और सल्फर का लिख के आना है कि इसको प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, सल्फर ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि वुल प्रोडक्शन करना है। देन फीडिंग ऑफ स्वाइन, फीडिंग ऑफ स्वाइन के अंदर बोर आता है, देन साव आती है और पिगलेट आता है। इसमें पिगलेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिगलेट और साव। ठीक है, और पिगलेट जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्रीप राशन के ऊपर या पिगलेट अनीमिया के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो ये लिखना है। स्वाइन के केस में भी अगेन कि स्वाइन को किचन स्क्रैप्स दे सकते हैं, पॉसिबल है जिंदा रहने के लिए, बट अगर अपने को प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो बिल्कुल भी किचन स्क्रैप्स नहीं देना है, तो ये वाली चीज मेंशन करनी है। देन स्वाइन की फीडिंग हैबिट कैसी है वो अपने को थोड़ा मेंशन करना है। अगर हम पिगलेट की बात कर रहे हैं तो साव के मिल्क में आयरन नहीं होता, इसलिए कई बार पिगलेट एनीमिया देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्रीप राशन अपन देते हैं, तो क्यों देते हैं, क्रीप राशन का क्या वैल्यूज है उसकी, प्रोटीन की, टीडीएन की, वो अपने को मेंशन करनी है। तो फीडिंग ऑफ स्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फीडिंग ऑफ स्वाइन में नहीं बन रहा है तीनों का अलग अलग करना, तो एटलीस्ट एक इन जनरल प्रिपेयर कर लो। BIS की जो वैल्यूज है स्वाइन के लिए एज वाइज दी हुई है, ठीक है, ग्रोअर की, फिनिशर की, वो एक टेबल याद रखो, प्लस जो जनरल कंसिडरेशन है पिगलेट के लिए वो कर लो, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि स्वाइन में केवल एक जनरल क्वेश्चन आ जाए फीडिंग ऑफ स्वाइन, ठीक है, उसमें मेल फीमेल बेबी कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, तो एक जनरल तो पता होना चाहिए। देन फीडिंग ऑफ पोल्ट्री, ये अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लेयर और ब्रॉयलर दोनों की टेबल बनेगी BIS स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, इसके अंदर अपन चिक है, ग्रोअर है, लेयर 1 है, लेयर 2 है,
या फिर ब्रॉयलर के केस में चिक, ग्रोअर और फिनिशर में अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो इसकी जो पूरी टेबल है वो टेबल बढ़िया से रट लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्पेशली लेयर की बात कर रहा हूँ, उसमें रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग को मेंशन करना ही करना है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग फूड एंड फीडिंग ऑफ पपी, अगेन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, बट प्रिपेयर कर लो। इसके अंदर ना डॉग से ज्यादा कैट का पूछते हैं, बट मैंने डॉग का लिखा है क्योंकि एलक्यू में पूछा गया था डॉग का क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग फूड जो है, सेमी मॉइस्ट है या पैलेट है, ड्राई है, किस टाइप के, 2-3 टाइप के दिए हुए हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन, ये पढ़ लेना। फीडिंग ऑफ पपी के अंदर अगेन जनरल कंसिडरेशन में मिल्क आएगा। डॉग जो है वो ओमनीवोर है ना। आइडियली तो हमें उसको मीट देना चाहिए, बट वो बिना मीट के भी रह सकता है। बट कैट जो है वो ओमनीवोर नहीं है, वो कार्निवोर है, ऑब्लिगेट कार्निवोर है। वो वेजिटेरियन सोर्सेज की चीजें खा सकती है, बट उस पर जिंदा नहीं रह सकती, उसको मीट कंपलसरी है सर्वाइव करने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्यों मैं यूजुअली अभी डिस्कस करूंगा कि आता है कि कैट क्यों ऑब्लिगेटरी कार्निवोर है। देन इसके बाद मैंने एक चीज मेंशन नहीं करी, फीडिंग ऑफ लैब एनिमल्स। इसके अंदर भी कुछ थोड़े बहुत कंसिडरेशन है रैट के लिए, माइस के लिए, इन सब के लिए, गिनी पिग के लिए कि किसमें विटामिन सी एज अ विटामिन रिक्वायर्ड है, बाकी एनिमल्स में जनरली विटामिन सी रिक्वायर्ड नहीं होता। रैबिट की प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है शॉर्ट में कभी आ जाए, एलएक्यू में भी कभी कभार पूछा जा सकता है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, बट शॉर्ट के हिसाब से तो प्रिपेयर कर लो रैबिट को। देन फीडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसमें कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, अगेन थोड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, बट जनरल प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। एक इसके के ऊपर एक्चुअल में क्या है कि ज्यादा मटेरियल भी नहीं है इतना प्रेजेंट, बट ठीक है, थोड़ा सा जनरल पढ़ लो। देन लास्ट में है स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशन ऑफ राशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा फाइनल थ्योरी एग्जाम में इसको मत अटेम्प्ट करके आना, बट प्रैक्टिकल में तो करना ही पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन ही बस सिंगल एक देंगे ये, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इससे प्रिपेयर करोगे ना तो क्या होगा, जो ऊपर की चीजें वो सब प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज रटनी पड़ेगी, रटोगे तो सब ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं पास होने के लिए कौन से बेयर मिनिमम करने ही है। काफ को करना ही है कुछ भी हो जाए, हाई एल्डर कैटल को करना ही है कुछ भी हो जाए, फीडिंग ऑफ पोल्ट्री, फीडिंग ऑफ स्वाइन, ये सारी चीजें करनी ही है, बिल्कुल बेयर मिनिमम है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं ऐसे क्यू में कौन कौन से पूछते हैं। तो जो मैंने ऊपर के एल क्यू कहे, इसके सब पार्ट बना करके भी ऐसे क्यू पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए मोस्ट ऑफ द ऐसे क्यूज उनसे डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन थोड़े अलग पे आए, जैसे इंटरमिडिएशन बिटवीन मिनरल एंड विटामिन, जो मैंने कहा इसमें भी ए और जिंक की और ई और सेलेनियम की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरे भी हैं, बट यूजुअली यही दो पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन डी टेनिफिकेशन, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, बट पता होना चाहिए कि डी टेनिफिकेशन कैसे करते हैं, सोकिंग करके है या किस बॉइलिंग करके है, वो वाली चीजें। और ये आपने पढ़ लिया होगा उसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के रिमूवल के मेथड्स में। प्रो विटामिन क्या होता है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है ना, हर एग्जाम में नहीं आएगा, बट पूछा गया है तो स्किप ना करें। देन डेफिशिएंसी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी डेफिशिएंसी डिसीजेस जो कि मेंशन है, मैंने आई थिंक इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, नहीं हो तो मेरे नोट्स जो मैंने अवेलेबल करके रखे उसके अंदर कर देना, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स डाल दूंगा, उन्हें चेक कर लेना, उसमें डिसीजेस दी होंगी या टीचर्स ने जो प्रोवाइड करी हो डिसीजेस, उनके नाम बिल्कुल रट लेना कि कौन से मिनरल या विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है, ठीक है। देन थम्स या पिगलेट अनीमिया, ये एक ही चीज है। और मिल्क फीवर, इनको तो कर ही लेना। चेस्टिक पैरालिसिस एक बार पूछा गया था, अगर ना हो सके तो ठीक है, इसको एक बार एक्सक्यूज कर सकते हैं, बट पिगलेट अनीमिया को बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। मिल्क फीवर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कुछ कुछ अलग डिसीजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा चेस्टिक पैरालिसिस पूछ चुके हैं। उसके अलावा अपन विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं वो भी पूछी गई है, मलबेरी हार्ट डिसीज जैसे है, व्हाइट मसल डिजीज है, येलो फैट डिसीज है, ये कभी कभार पूछे गए। तो अगर बिल्कुल ही आपको बस पास होना है तो ये छोड़ भी सकते हो, बट मिल्क फीवर, पिगलेट अनीमिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लस नाम तो रटने ही है ना, क्योंकि किसी का भी नाम एकदम से आ सकता है ओटी में पूछने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में, तो वो तो आना ही चाहिए। देन प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और उनका डिफरेंस, ये फीड एडिटिव्स के अंदर इंक्लूडेड है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट पे भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अगेन फीड एडिटिव से आयनोफोर एंटीबायोटिक्स,
इनका क्या यूज है, इसके एग्जाम्पल्स और उनके सोर्सेज कि मोनांसिन है तो किससे मिल रहा है, रोमांसिन है तो किससे मिल रहा है, लैसोल एसिड किससे मिल रहा है, ये सब। बाईपास न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी या बाईपास प्रोटीन, इसमें बाईपास प्रोटीन कैसे बनता है, उसकी मेथड क्या है, और बाईपास प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली हाई इल्डर कैटल में इंपॉर्टेंस है तो उसको लिखना है। करनाल प्रोसेस, अगेन प्रोसेसिंग ऑफ फीड में आता है ये, इंप्रूवमेंट ऑफ लो क्वालिटी रफेज के अंदर। देन नायलॉन बैग टेक्निक, ये भी पूछा गया है, ये डाइजेस्टिबिलिटी को पता करने की मेथड से। एक्चुअली में देखने मैंने निकाली क्या, ओके मैंने ये छोड़ दिया है लिखना। ये जो प्रोटीन इवेल्युएशन है वो तो है ही, उसके बाद डाइजेस्टिबिलिटी को भी पता करने की डिटर्मिनेशन ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी की मेथड्स है, ये LAQ में पूछा जाता है, एक सिंगल क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी, वो मेरा वहां मेंशन करना रह गया। ठीक है, अगर सब पूछेंगे तो LAQ में आएगा, अगर कोई केवल एक मेथड पूछेंगे तो वो SAQ में आ जाती है। देन बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन इवेल्युएशन का ही पार्ट है। देन एसोसिएटिव इफेक्ट ऑफ फीड, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, एक बार जनरल रीडिंग मार लेना। सॉइल प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप या एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, ये कंसेप्ट फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, एक दो बार बस पूछा गया है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ऑफकोर्स फील्ड में भी काम आएगा। बैलेंस्ड राशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड राशन पे कई बार क्वेश्चन बनता है। आई थिंक इक्के दुक्के बार LAQ भी बनाए, बट मोस्टली SAQ के हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्रीप राशन बहुत ही ज्यादा कॉमन SAQ है, ठीक है, ये पिग फीडिंग से रिलेटेड है। कॉप्रोफेगी मैंने कहा था रैबिट के केस में पढ़ ही लेना, बाकी लैब एनिमल छोड़ दिए चलेगा, रैबिट को पढ़ ही लेना, उसके जनरल कंसिडरेशन में आएगा कॉप्रोफेगी। देन रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग इन पोल्ट्री, ठीक है, ये भी दो टाइप से हो रही है, अल्टरनेट डे में हो रही है या रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट के अंदर हो रही है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। जैसे अल्टरनेट डे के अंदर थोड़ा सा एनिमल वेलफेयर इशू रहते हैं, और किसके केस में, ब्रॉयलर के केस में भी हम यूज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, तो कौन सी कर सकते हैं, बाकी मोस्टली लेयर में है, लेयर में कौन सी करते हैं तो ध्यान रखना है। व्हाई इज कैट एन ऑब्लिगेट कार्निवोर, कहाँ तक क्वेश्चन आएगा, या इसको पेक्यूलरिटीज ऑफ कैट न्यूट्रिशन करके कह सकते हैं। पेक्यूलरिटीज ऑफ डक न्यूट्रिशन, जो पोल्ट्री है उसके अंदर अपने पास चिकन है, डक है, टर्की है, क्वेल है, इसके अंदर डक और चिकन इंपॉर्टेंट है। डक का LAQ पूछा गया है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, SAQ कई बार पूछते हैं। इसके अंदर जनरल कंसिडरेशन अपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि डक की बीक के अंदर क्या मॉडिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर साइज का पैलेट ही खा सकता है, तो वो जो साइज है वो बिल्कुल रट लेना है। इसके अलावा उसका प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, क्रॉप इसमें एब्सेंट है, ये जनरल कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स हैं डक के, वो ध्यान रख लेना। देन काफ स्टार्टर का ही था, ये काफ की फीडिंग के अंदर पढ़ेंगे, ये यहाँ पर भी आएगा। फ्लशिंग, ये अपनी शीप गोट के केस के अंदर आती है, वहां पे जनरल कंसिडरेशन में मेंशन करना है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट बहुत ही ज्यादा कॉमन है फ्लशिंग के ऊपर, फ्लशिंग, क्रीप राशन, काफ स्टार्टर, ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एज एन SAQ काफी बार पूछे गए हैं, तो इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि अपने को न्यूट्रिशन में लिखने रहते हैं। एक चीज, अगर डायग्राम कहीं बनाते को नहीं तो बना दो, बाकी क्लासिफिकेशन उसके अंदर अपन एटलीस्ट फ्लो चार्ट तो बना ही सकते हैं, उससे टीचर को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, देखने में इजी हो जाता है। अगेन अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके सबके ले लो कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ के पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी यही पढ़े थे, इससे बस थोड़ा बहुत ही ज्यादा कुछ पढ़ा होगा जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बाकी मोस्टली मैंने यही चीज प्रिपेयर करी थी, ठीक है, और सेटिस्फैक्टरी नंबर मुझे मिल गए। तो यही था इस वीडियो के लिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, है ना, अगर लगता है कि दूसरों के भी काम का है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करना, हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, है ना, पास हो सकता है वो अहम मौके पे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बेटर